हैं सबसे पहले आपका गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट से। देखो गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट क्या कहता है, ये कहता है कि आपका बिजनेस हम ये मान के चलते हैं कि फ्यूचर में लॉन्ग पीरियड तक चलने वाला है, यानी जो ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड की जाती है वो इस बेस पे रिकॉर्ड की जाती है कि आपकी जो फर्म है वो एक कंटिन्यूइंग एंटरप्राइज है। ये उस कॉन्सेप्ट के ऊपर है कि आप जो फिक्स असेट है, मतलब ये कॉन्सेप्ट यही कहता है कि आपकी फिक्स असेट्स हमेशा ओरिजिनल कॉस्ट पे मेजर की जाएंगी, ना कि मार्केट वैल्यू। क्यों? क्योंकि हम ये मान के चलते हैं कि हमारा बिजनेस काफी लंबे टाइम तक चलने वाला है। जैसे मशीनरी है, मान लो कोई मशीनरी 10 साल तक रहने वाली है आपके पास, तो आप उस मशीनरी की कॉस्ट को क्या करते हो, 10 सालों तक अपनी बुक में शो करते हो, हर साल उस अकॉर्डिंग डेप्रिसिएशन चार्ज करते हो। इसी कॉन्सेप्ट की वजह से आपकी जो मशीन है, मशीन का जो एक्सपेंस है वो रिवेन्यू एक्सपेंस कंसीडर नहीं किया जाता है, बल्कि भी एक कैपिटल एक्सपेंस कंसीडर किया जाता है। मार्केट वैल्यू का कॉन्सेप्ट भी आप इसीलिए नहीं लेकर के चलते हो। क्यों? क्योंकि मार्केट वैल्यू हमें कब चाहिए होती है, जब हमें अभी नियर फ्यूचर में ही सेल करनी हो। अगर आपको नियर फ्यूचर में कोई थिंग सेल नहीं करनी है तो आप उस मार्केट कॉन्सेप्ट को लेकर के नहीं चलते। ठीक है, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट की वजह से ही ऐसा होता है कि जो बाहर की पार्टीज है वो लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट में आती है एंटरप्राइज के साथ, वो लोन देती है, वो डिबेंचर्स परचेज करती है, कंपनी के शेयर्स परचेज करती है। इसके अलावा आपके जो प्रीपेड एक्सपेंसेस है, प्रीपेड एक्सपेंसेस का मतलब एक सिंपल एग्जांपल देती हूँ आपको। आप लोगों ने मे बी स्कूल की फुल ईयर की फीस पे करती है ना, Yes, अगर आपने फुल ma'am. ईयर की फीस पे कर दी है, हालांकि अभी क्या चल रहा है, मई चल रहा है, अब मई चल रहा है, अगर अगर आप स्कूल छोड़ देते हो तो क्या स्कूल वाले आपको रिफंड करेंगे? 95% No, चांसेस ma'am. नहीं करते हैं। तो वो जो है वो आपका एक तरीके का प्रीपेड एक्सपेंस है कि आपको फ्यूचर में उससे कुछ भी रियलाइज नहीं होने वाला है, लेकिन फिर भी हम उसको असेट में शो कर रहे हैं। प्रीपेड एक्सपेंस को हम बैलेंस शीट में एज एन असेट शो करते हैं। क्यों? क्योंकि उस एक्सपेंस का बेनिफिट आपको लॉन्ग टर्म में फ्यूचर में रिसीव होने वाला है, इसीलिए। ठीक है, तो बिना इस कॉन्सेप्ट के जो क्लासिफिकेशन है करंट और फिक्स असेट्स की और शॉर्ट और लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज की, वो पॉसिबल नहीं हो पाती है। इसीलिए आपको गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट को लेकर के चलना पड़ता है। ठीक है, समझ आया गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट? Yes, ma'am. देन कहते हैं कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट। देखो कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट क्या कहता है, ये कॉन्सेप्ट कहता है कि जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल, जो अकाउंटिंग मेथड आप एक बार यूज करते हो ना, वो कंसिस्टेंट रहने चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक साल आप कोई मेथड यूज कर रहे हो, नेक्स्ट ईयर आप कोई मेथड यूज कर रहे हो। ये कॉन्सेप्ट क्यों दिया गया? ताकि आप इजीली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को और बैलेंस शीट को कंपेयर कर सको। क्योंकि अगर आप हर साल अपने मेथड्स को, अपने प्रिंसिपल्स को चेंज करते रहते हो तो आपका करंट ईयर का प्रॉफिट प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट के साथ कंपेयर नहीं हो पाएगा, यानी आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट को आप कंपेयर नहीं कर पाते। लाइक मान लो एक फर्म है, इस साल उस डेप्रिसिएशन का मेथड फॉलो किया, स्ट्रेट लाइन मेथड, नेक्स्ट ईयर वो फॉलो कर रही है रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, उससे नेक्स्ट ईयर कोई दूसरा मेथड फॉलो कर रही है, तो उस सिचुएशन में क्या होता है, उस सिचुएशन में आप कंपैरिजन नहीं कर पाते। यही कहा जाता है कि आपने जो मेथड एक बार चूज किया उसी को आप बार बार में फॉलो कीजिए। ठीक है, सेम वे स्टॉक वैल्यूएशन है, बेड डेट्स है,
उन सब का जो मेथड आपने एक बार फॉलो किया उसी को फॉलो कीजिए, अदरवाइज रिजल्ट्स जो है वो मिसलीडिंग हो सकते हैं। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आप इन मेथड्स को फिर चेंज ही नहीं कर सकते। कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट कभी भी ये चीज नहीं कहता है कि आप मेथड्स को चेंज करोगे ही नहीं। कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट ये कहता है कि अगर आपके सर्कमस्टांसेस चेंज हुए हैं तो आप उस मेथड को चेंज कर सकते हो। क्यों? क्योंकि अगर आपने एक ही मेथड रखा तो इसका मतलब क्या है कि आपकी अकाउंटिंग नॉन फ्लेक्सिबल बन गई और आप इम्प्रूव्ड टेक्निक्स जो थी अकाउंटिंग की उनको यूज ही नहीं कर पाए। अगर आपको ये लगता है कि अकाउंटिंग मेथड को या अकाउंटिंग प्रिंसिपल को चेंज करना जरूरी है तो आप उस मेथड को, उस प्रिंसिपल को चेंज भी कर सकते हो। जो नेचर है, जो इफेक्ट है चेंज का, वो क्लियरली मेंशन्ड होना चाहिए कि इस चेंज की वजह से आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे ये इम्पैक्ट पड़ रहा है। ठीक है? यस मैम। देन कहते यस मैम। हैं एक्रूअल कॉन्सेप्ट। देखो, एक्रूअल बेस्ड कॉन्सेप्ट का क्या कहता है? ये कॉन्सेप्ट कहता है कि जब आप कोई ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हो तो कैश बेस पे वो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड ना की जाए। यानी आप ट्रांजैक्शंस को इस तरीके से रिकॉर्ड करोगे कि अगर आपको उसका बेनिफिट रिसीव हो चुका है या आपने सर्विस दे दी है तो उसकी पेमेंट आपने की है या उसकी पेमेंट आपको रिसीव हुई है या नहीं हुई, उस चीज से कोई भी हमको अफेक्ट नहीं पड़ेगा। यानी एक्रूअल बेसिस कहता है कि वो सारी ट्रांजैक्शन जो आपने ड्यूरिंग द ईयर की है, वेदर आपने उनकी पेमेंट की है या नहीं की है, वो सारी ट्रांजैक्शंस आपकी बुक्स में रिकॉर्ड होनी चाहिए। ये कॉन्सेप्ट कहता है कि अगर एक्सपेंस आपने किया है, चाहे आपने पेमेंट करी या नहीं करी, तो भी आप बुक्स में रिकॉर्ड करो। और उसी तरीके से आपने कोई वो एक्सपेंस मतलब अगर आपने कोई इनकम रिसीव की है तो वो भी आप बुक्स में उसी अकॉर्डिंग रिकॉर्ड करो। जैसे मान लो एम्प्लॉयज की सैलरी है, बेशक से आपने 6 महीने की सैलरी पे ना की, फिर भी आप ये मेंशन करोगे कि एम्प्लॉयज की पूरे साल की सैलरी कितनी बनती है, चाहे आपने उनको कैश पेमेंट की है या नहीं की है, क्योंकि तभी आपको ये पता चलेगा कि आपकी ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन क्या है और क्या नहीं। एक्रूअल कॉन्सेप्ट को जनरली मैचिंग कॉन्सेप्ट से भी डिस्क्राइब किया जाता है। इस कॉन्सेप्ट की सिग्निफिकेंस क्या है? ये कॉन्सेप्ट कहता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जब आप बनाते हो तो हम ये अज्यूम करके ही बनाते हैं कि ड्यूरिंग द ईयर आपने जितनी एक्टिविटीज की है, जितनी ट्रांजेक्शन्स की है, वो सब आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रिकॉर्ड कर दी। ठीक है? देन कहते हैं यस। यस बिजनेस मैम। एंटिटी कॉन्सेप्ट। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या कहते हैं? बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट कहते हैं कि आपका जो बिजनेस है, आपका जो कंपनी या आपकी जो फर्म है, वो आपके ओनर से, क्रेडिटर से, मैनेजर से, आपके इन्वेस्टर से अलग है। यानी आपके बिजनेस की अलग से एक सेपरेट एंटिटी है, वो अलग से अपना एक एग्जिस्टेंस रखता है। तो इसीलिए जो ओनर है बिजनेस का, उसको आप बिजनेस से अलग मानते हो। एक तरीके से आप ओनर को भी बिजनेस का एक क्रेडिटर ही ट्रीट करते हो, क्रेडिटर कह लो या इन्वेस्टर कह लो। बिजनेस यूनिट जो है उसकी अलग बुक्स होती है, उसकी ट्रांजेक्शन फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से रिकॉर्ड की जाती है, ना कि प्रोप्राइटर के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसीलिए जो प्रोप्राइटर है उसने जितना पैसा इन्वेस्ट किया है, जितनी कैपिटल उसने लगाई है,
उस कैपिटल के ऊपर आप इंटरेस्ट पे करते हो। अगर प्रोपराइटर आपसे मतलब फर्म में से कोई पैसा निकालता है तो वो एज ए ड्राइंग शो की जाती है और उनके ऊपर भी इंटरेस्ट प्रोपराइटर को पे करना पड़ता है। देखो प्रोपराइटर को क्या कहता है कि बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट कहता है कि प्रोपराइटर जो है वो सिर्फ और सिर्फ बिजनेस का एक क्रेडिटर है। कितना क्रेडिटर है? जितना उसने पैसा बिजनेस में लगाया है। उसकी कैपिटल जो है फर्म की एक लाइबिलिटी है। क्यों? क्योंकि ये अज्यूम किया जाता है कि फर्म ने बाहर से पैसा उधार लेने की बजाय अपने खुद के ओनर से पैसा उधार ले लिया। तो इसीलिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस का एक्सपेंस है। वो क्या करते हैं? आपके प्रॉफिट्स को रिड्यूस कर देते हैं। और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स क्या है? वो बिजनेस के लिए इनकम है। वो आपके प्रॉफिट को इंक्रीज करता है। फिर कहते हैं सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट की वजह से जो प्रोपराइटर का घर है, उसकी पर्सनल इन्वेस्टमेंट है, उसकी पर्सनल कार, पर्सनल इनकम, पर्सनल एक्सपेंडिचर, वो बिजनेस से अलग रखे जाते हैं। दूसरा, अगर उसकी एक प्रोपराइटर है, उसके बहुत सारे बिजनेस है, तो हर एक बिजनेस का जो रिकॉर्ड है वो अलग से मेंटेन किया जाएगा। अगर आपका सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट ना हो तो आपके नेट प्रॉफिट और फाइनेंशियल पोजीशन का पता नहीं चलता है। सेपरेट एंटिटी का कॉन्सेप्ट हर एक पे इम्प्लीमेंट होता है, चाहे वो सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म है, चाहे पार्टनरशिप फर्म है, चाहे कंपनी। ठीक है। Yes, Yes, ma'am. ma'am. देन कहते हैं मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। ये हम पहले भी डिस्कस करते आए हैं कि सिर्फ वो ट्रांजेक्शन्स, वो इवेंट्स रिकॉर्ड किए जाएंगे जिनको आप मनी के टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हो। अगर कोई ऐसा इवेंट है जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है लेकिन जिसको आप मनी में रिकॉर्ड नहीं कर सकते हो, तो वो आपके अकाउंटिंग बुक्स में रिकॉर्ड नहीं होगा। जैसे मान लो झगड़ा हो गया प्रोडक्शन मैनेजर और सेल्स मैनेजर के बीच में, या स्ट्राइक हो गई, या एक नया कॉम्पिटिटर आ गया आपका, तो इन फैक्ट्स से आपके बिजनेस पे तो इफेक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा। लेकिन फिर भी आप इन ट्रांजेक्शन्स को आपकी अकाउंटिंग बुक्स में रिकॉर्ड नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये आपका मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट है। वो कहते हैं कि सिर्फ उन्हीं चीजों को आप रिकॉर्ड कर सकते हो जो मनी की फॉर्म में है। ये हमेशा याद रखना चाहिए कि मनी ही ओनली मेजरमेंट है जिसके थ्रू आप ट्रांजेक्शन्स को बुक्स में रिकॉर्ड कर सकते। जैसे मान लो आपने लिखा मेरे पास 5 किलो रॉ मटेरियल है, 10 किलो फिनिश गुड है, 5 मशीन है, 100 चेयर है, तो इन सबको आप बुक्स में तब तक रिकॉर्ड नहीं कर सकते जब तक कि आप इनको मनी में कन्वर्ट नहीं करते। लेकिन मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट की कुछ लिमिटेशंस है। वो लिमिटेशंस क्या है? अगर कोई ट्रांजेक्शन चाहे कितनी भी इंपॉर्टेंट है, अगर आप उसको मनी में मेजर नहीं कर सकते तो आप उसको बुक्स में रिकॉर्ड नहीं कर। जैसे इफिशियंसी ऑफ योर एम्प्लॉइज। भाई कोई एक बहुत अच्छा एम्प्लॉई है, बहुत अच्छा एम्प्लॉई है, वो छोड़ के चला जाता है, आपके रिजल्ट्स पे इम्पैक्ट आएगा ही आएगा। लेकिन क्योंकि आप उसको मनी में मेजर नहीं कर सकते कि कितना इम्पैक्ट आएगा, इसीलिए वो आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रिफ्लेक्ट नहीं करता। दूसरा कहता है जैसे प्राइस लेवल चेंजेज है। प्राइस लेवल चेंजेज के साथ साथ, प्राइस लेवल चेंजेज का मतलब क्या है? टाइम के साथ साथ प्राइस बढ़ता है, ये चीज कह रहे हैं ना। आपके ग्रैंड पेरेंट्स कहते होंगे कि हम तो 25 पैसे में समोसा खाते थे, Yes, ma'am. और आपके पेरेंट्स कहते होंगे हमारे टाइम में भी 2 रुपए में समोसा आ जाता था। तुम कहते हो Yes, मैडम अब ma'am. तो 20 रुपए में भी समोसा नहीं आता।
तो वो क्या है, वो है टाइम के साथ साथ प्राइस लेवल में चेंज। तो क्योंकि टाइम के साथ साथ प्राइस लेवल में चेंज आता है तो मनी वैल्यू भी सेम नहीं रहती। भाई हम कहते हैं कि आज के 1 रुपए की वैल्यू 10 साल पहले के 1 रुपए से कम है। ये कहते हैं ना मम्मी पापा की, हमें तो पॉकेट मनी 1 रुपए मिलती थी और तुम्हें पॉकेट मनी मिलती है 50 रुपए। लेकिन वही वाली चीज है, तब 1 रुपए में जो आता था वो उतना ही 50 रुपए में आता है। तो जब हम अकाउंटिंग की बात करते हैं तो बैलेंस शीट में हम उस मनी लेवल चेंज को कहीं पे भी शो नहीं करते। मान लो आपने कोई बिल्डिंग खरीदी 2010 में 10 करोड़ की, और अब आप वो बिल्डिंग खरीद रहे हो 15 करोड़ में। आप दोनों चीजों को बैलेंस शीट में ये दिखा रहे हो कि बिल्डिंग 25 करोड़, लेकिन क्या 2010 में जो 10 करोड़ की बिल्डिंग खरीदी थी उसकी वैल्यू आज भी 10 करोड़ है? हो सकता है उस बिल्डिंग की वैल्यू 100 करोड़ हो रखी है, और हो सकता है कि उस बिल्डिंग की वैल्यू 1 करोड़ भी ना हो, लेकिन आपकी बुक्स में वो अभी भी 10 करोड़ ही रिफ्लेक्ट कर रही है। तो ये जो मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट है ये आपका ट्रू वैल्यू रिप्रेजेंट नहीं करता। समझ आया ये कॉन्सेप्ट? Yes, ma'am. आगे चले। Yes, ma'am. Yes, ma'am. फिर कहते हैं अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट क्या कहता है, क्योंकि हम ये मान के चलते हैं, हमारा गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट ये कह रहा है कि बिजनेस इंडेफिनेट टाइम पीरियड के लिए चलने वाला है, तो आप ट्रू प्रॉफिट या ट्रू लॉस तो निकाल ही नहीं सकते। और ये भी बेनिफिशियल नहीं है कि आप ये वेट करो कि जब हमारा बिजनेस बंद होगा जब देखेंगे कितना प्रॉफिट हो रहा है या कितना लॉस हो रहा है। क्यों? क्योंकि उस टाइम तो आपका बिजनेस बंद ही हो चुका होगा, आप करेक्टिव मेजर्स ले ही नहीं सकते। एक कहावत है ना, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। भाई Yes, ma'am. आपको आपको जो करना है वो टाइम रहते ही करना है। इसीलिए आप क्या करते हो, आपकी जो फर्म है, आपकी जो बिजनेस है, उसको टाइम इंटरवल्स में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हो। यूजुअली 12 मंथ टाइम पीरियड, एनुअल ईयर टाइम पीरियड लेते हो। हम क्या करते हैं, हम 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का एक टाइम पीरियड ले लेते हैं, और उस टाइम पीरियड में जितनी आपने ट्रांजेक्शन्स की है उन ट्रांजेक्शन्स को आप रिकॉर्ड करते हो, एनालाइज करते हो, और तब देखते हो कि कितना प्रॉफिट या कितना लॉस हो। तो अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट ये कहता है कि बिजनेस के बंद होने का वेट करने से अच्छा है आप क्या करो, आप हर ईयर उसकी परफॉर्मेंस चेक करो। और आपका जो सेबी, सेबी का मतलब है स्टॉक एक्सचेंज, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, वो कहते हैं कि वो कंपनियां जिन्होंने अपने आप को लिस्ट करा रखा है वो हर 3 महीने में अपने रिजल्ट्स पब्लिश करेंगी। यानी उन्हें हर 3 महीने में ये बताना पड़ेगा कि उनका बिजनेस कितना प्रॉफिटेबल है या कितना उन्हें लॉस हो रहा है। ठीक है। Yes, ma'am. देन कहते हैं कॉस्ट कॉन्सेप्ट या हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट। कॉस्ट कॉन्सेप्ट या हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट क्या कहते हैं, वो कॉन्सेप्ट ये कहते हैं कि आपकी जो बुक्स है, आप जो असेट्स वगैरह है उनको बुक्स में ओरिजिनल प्राइस के ऊपर ही रिकॉर्ड करोगे। ओरिजिनल प्राइस का मतलब क्या है, जिस प्राइस पे आपने एक्वायर की है, और वो ही कॉस्ट आपकी चलेगी फर्दर आगे के जितने भी ईयर्स है उनमें। अब क्योंकि एक्वायरिंग कॉस्ट हमेशा आपके पास से रिलेट करती है, इसीलिए हम उसको कहते हैं हिस्टोरिकल कॉन्सेप्ट। ये कॉस्ट जो है वो बेस है किस चीज का, आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में असेट्स को इवैल्यूएट।
जैसे मान लो आपने बिल्डिंग है, 10 साल पहले आपने बिल्डिंग परचेज की 20 लाख, तो अब वो बिल्डिंग 20 लाख में ही आपकी बुक्स में शो होगी, चाहे उस बिल्डिंग की 2 साल के बाद वैल्यू 60 लाख है या उसकी वैल्यू 6 लाख। देखो, ऑर्डिनरली आप उस इंक्रीड या डिक्रीड वैल्यू को बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करते, पर कई बार क्या करते हो आप, फुट नोट में जरूर डाल सकते हो कि चेंज्ड वैल्यू इतनी है। अब लेकिन हिस्टोरिकल कॉन्सेप्ट ये भी नहीं कहता कि आप हमेशा ही असेट्स को रिकॉर्ड करो एक्विजिशन प्राइस के ऊपर। क्यों? क्योंकि जो बिजनेस एंटिटी है वो लंबे टाइम तक चलती रहती है, उनका कॉस्ट जो है सिस्टमेटिकली रिड्यूस भी होती है डेप्रिसिएशन चार्ज करने के बाद। तो हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट हम कहते हैं कि अच्छा नहीं, मतलब भाई हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट सही नहीं है, क्योंकि अगर इंक्रीड वैल्यू है तो उस पे शो करना चाहिए। लेकिन जस्टिफिकेशन क्या है, हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट क्यों यूज करते हो आप? पहली चीज है, आप उस कॉस्ट को वेरीफाई कर सकते हो, आपके पास बिल होता है, आप अपनी मर्जी से डिटरमाइन नहीं करते उस कॉस्ट को, ठीक है, इजीली वेरिफिएबल है। और हम कहते हैं हमारी जो अकाउंटिंग है वो वेरिफिएबल होनी चाहिए। दूसरा, आपका गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट को जस्टिफाई करता है, जो ये कहता है कि आपका बिजनेस तो लंबे समय तक चलने वाला है, तो आप आज के प्राइस को लेकर के ही क्यों चल रहे हो। तीसरा, मार्केट वैल्यू डिटरमाइन करना भी इजी नहीं है। क्यों? क्योंकि आप एक एक्सपर्ट कोई मार्केट वैल्यू डिटरमाइन करता है, दूसरा एक्सपर्ट कोई मार्केट वैल्यू डिटरमाइन करता है, ठीक है। फोर्थ कहता है कि मार्केट वैल्यू भी तो टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है, आज कुछ वैल्यू है, 4 दिन के बाद कोई वैल्यू होगी, 1 महीने के बाद कोई वैल्यू होगी, तो आप कौन सी मार्केट वैल्यू को बुक्स में शो, ठीक है। अब ड्रॉबैक्स क्या है हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट के? ड्रॉबैक ये है कि ऐसी एसेट जिनके लिए आपने कुछ पे ही नहीं किया है वो आपकी बुक्स में शो ही नहीं होंगी। ये गुडविल है, गुडविल आपकी बुक्स में सिर्फ वो वाली शो होती है जिसकी आपने पेमेंट की है, परचेज वाली। ब्रांड नेम रेपुटेशन जो ऑटोमेटिकली बना है वो आपकी बुक्स में रिकॉर्ड नहीं होगा। दूसरा, इन्फ्लेशन के टाइम पे आपका नेट प्रॉफिट जो है वो जरूर डिस्काउंट होगा। क्यों? क्योंकि देखो, एक्सपेंस तो आप दिखा रहे हो आज के रेट पे, आज के प्राइस पे, जबकि आपकी जो एक तरीके से इनकम है, या हम ये कहे आपके जो ये डेप्रिसिएशन है वो आप हिस्टोरिकल कॉस्ट पे चार्ज करते हो, ना कि करंट प्राइस पे, जबकि रिवेन्यू आपकी करंट प्राइस की होती है। इस वजह से डिफरेंस आ जाता है। तीसरा, हिस्टोरिकल कॉस्ट का आपके लिए कोई बेनिफिट भी नहीं होता, ठीक है। इसके यस बाद मैम। यस कुछ मैम। पूछना है? आगे चले। यस यस मैम। फिर कहते हैं ड्यूल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट कहता है हर ट्रांजेक्शन 2 जगह रिकॉर्ड की जाएगी। ड्यूअल एस्पेक्ट होगा यानी एटलीस्ट 2 अकाउंट को तो अफेक्ट करेगी ही करेगी। अगर एक अकाउंट डेबिट हुआ है दूसरा अकाउंट क्रेडिट होगा ही होगा। इसी को आप डबल एंट्री सिस्टम भी बोल देते हो, क्योंकि बैलेंस शीट की दोनों साइड हमेशा इक्वल होती है। असेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल होती है। तो जब भी कोई ट्रांजेक्शन होगी वो 2 या 2 से ज्यादा अकाउंट्स में रिकॉर्ड की जाएगी। अगर कोई ट्रांजेक्शन एक एक तरफ को इंक्रीज या डिक्रीज कर रही है, एक साइड की इक्वेशन को, तो वो दूसरी साइड की इक्वेशन को भी इंक्रीज या डिक्रीज करेगी। मान लो एक्स कहता है कि मैंने बिजनेस शुरू किया है जिसमें 20 लाख कैश लगाया, 5 लाख का लोन लिया, और उसने वो 25 लाख रुपए कहाँ लगा दिए? वो लगा दिए किसी ना किसी असेट जैसे प्लांट या मशीनरी को
परचेज करने में। इट मीन्स असेट कितने की है, 25 लाख की, आपको 5 लाख का लोन देना है, 20 लाख की कैपिटल। तो क्या हुआ कि आपकी जो ड्यूअल कॉन्सेप्ट है वो यही कहते हैं कि आपकी जो ट्रांजेक्शन्स है वो दो तरीके से रिकॉर्ड की जाएंगी, यानी दोनों जगह पे रिकॉर्ड की जाएंगी, आपकी साइड में भी जाएगी वो और आपकी लाइबिलिटी साइड